नमस्कार। आज हम राजनीति के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं एक ज़रूरी विचार पर बात करेंगे। वो है राज्य का उदारवादी सिद्धांत, यानी जो लिबरल सोच है, उसमें सरकार या स्टेट को किस तरह देखा जाता है। हमारे पास इस पर कुछ जानकारों के लेख हैं, कुछ नोट्स हैं, जो इस सोच के अलग-अलग पहलुओं को और ये कैसे समय के साथ बदली, उसको समझाते हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि भाई उदारवाद के हिसाब से राज्य क्यों है, कैसा होना चाहिए, वक्त के साथ ये सोच कैसे विकसित हुई, कैसे बदली और हाँ, इस पर सवाल क्या उठे हैं। चलिए शुरू करते हैं और इस विचार की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो जो जानकारी हमारे पास है, वो बताती है कि मोटे तौर पर उदारवादी सोच की तीन बड़ी धाराएं रही हैं। पहली है क्लासिकल लिबरलिज्म या शास्त्रीय उदारवाद। ये समझिए करीब 17वीं से 19वीं सदी। फिर आया मॉडर्न लिबरलिज्म, आधुनिक उदारवाद। ये 20वीं सदी में ज्यादा प्रभावी हुआ और आजकल जिसकी बहुत चर्चा होती है वो है नियो लिबरलिज्म यानी नव उदारवाद। ये 20वीं सदी के अंत से अब तक। हाँ, ये विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि उदारवादी सोच कोई एक स्थिर चीज नहीं रही है। जैसे जैसे समाज बदला, आर्थिक हालात बदले, वैसे वैसे राज्य और व्यक्ति के रिश्ते पर उदारवादियों के विचार भी बदलते गए। ये एक तरह की लगातार चलने वाली बहस है, कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो पहली वाली से शुरू करते हैं, शास्त्रीय उदारवाद। स्रोत बताते हैं कि इस नजरिए में राज्य को कोई दैवीय या प्राकृतिक चीज नहीं माना गया, बल्कि ये माना गया कि इसे इंसानों ने मिलकर बनाया है, एक तरह का समझौता करके। जॉन लॉक जैसे बड़े नाम इसी धारा से जुड़े हैं। जी। उनका मानना था कि लोगों ने राज्य बनाया ही इसलिए ताकि उनके कुछ बुनियादी अधिकार, खासकर जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, वो सुरक्षित रहें। सही कहा। और लॉक की ये बात उस वक्त बहुत मायने रखती थी कि व्यक्ति के अधिकार पहले हैं, राज्य बाद में आता है। राज्य का काम बस इन अधिकारों की रक्षा करना है, वो मालिक नहीं है। इसीलिए वो कहते थे कि सरकार की ताकत सीमित हो, लिमिटेड गवर्नमेंट, और वो भी कानून के दायरे में चले, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। लोगों की जिंदगी में, खासकर उनकी संपत्ति के मामले में सरकार कम से कम दखल दे। व्यक्ति की आजादी वो सबसे ऊपर है। मतलब रोल बहुत ही सीमित रखा गया था सरकार का। स्रोत बताते हैं लॉक में सिर्फ 3 मुख्य काम गिनाए थे सरकार के। पहला, समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा, बाहरी हमलों से देश को बचाना। और तीसरा, लोगों के बीच जो समझौते होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, उन्हें लागू करवाना। बस इसीलिए राज्य को जरूरी बुराई भी कहा गया, नेसेसरी ईविल। हाँ, नेसेसरी ईविल। जरूरी है क्योंकि उसके बिना तो शायद अराजकता फैल जाए, लेकिन बुराई भी है क्योंकि सरकार चाहे जितनी भी सीमित हो, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति की आजादी में दखल तो देती ही है। ये जरूरी बुराई वाली बात दिलचस्प है। इसका मतलब ये निकलता है कि सरकार का काम बस एक नाइट वॉचमैन जैसा हो, रात का चौकीदार। जैसे चौकीदार सिर्फ घर की रखवाली करता है, वैसे ही सरकार का काम बस लोगों की जान माल की सुरक्षा करना है और ये देखना कि बाजार अपने हिसाब से काम करे, लोग आज़ादी से व्यापार करें। इसी सोच ने फिर उस राज्य को जन्म दिया जिसे हम पूंजीवादी राज्य कहते हैं, जहां बिजनेस पर सरकारी कंट्रोल कम होता है। और इसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि इसने व्यक्ति को राज्य से ऊपर रखा। सरकार लोगों के लिए है। हाँ, ये एक बड़ा शिफ्ट था सोच में। लेकिन फिर जैसा होता है, इसकी आलोचना भी हुई। कहा गया कि ये सोच सिर्फ अमीर लोगों और बिजनेस क्लास का ही भला देखती है, एक ऐसी व्यवस्था बनाती है जिसमें मजदूरों का शोषण आसान हो जाता है। अमीर और गरीब के बीच की खाई वो बढ़ती जाती है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी और लगातार होने वाली आलोचना रही है। एक और बात जो रिची जैसे विचारकों ने कही, वो ये थी कि ये सिद्धांत ऐसा दिखाता है जैसे इंसान और सरकार हमेशा दुश्मन हैं। उनके हित कभी मिल ही नहीं सकते और ये इंसान को सिर्फ तर्क और अपने फायदे से चलने वाला मानता है। उसकी जो भावनाएं हैं, समाज में रहने की जरूरत है, एक दूसरे की मदद की इच्छा, उसे ये नजरअंदाज करता है। और हाँ, एक और व्यवहारिक दिक्कत सामने आई। जब कोई बड़ी आर्थिक मंदी आती है, तब ये कम दखल देने वाली सरकार का मॉडल काम नहीं करता। सरकार के पास अर्थव्यवस्था संभालने या लोगों की सीधी मदद करने के लिए साधन या अधिकार ही नहीं होते। अच्छा, तो इन्हीं आलोचनाओं और बदलते वक्त की जरूरतों ने शायद फिर नई सोच को जगह दी, जिसे हम आधुनिक उदारवाद कहते हैं। हमारे स्रोत कहते हैं कि ये धारा मानती है कि राज्य का काम सिर्फ देखना नहीं है,
बल्कि लोगों के विकास के लिए एक अच्छा माहौल बनाना है। जेएस मिल का नाम यहाँ खासतौर पर लिया जाता है। हाँ, मिल ने शास्त्रीय उदारवाद से एक कदम आगे बढ़ाया। उनका मानना था कि राज्य सिर्फ डर या स्वार्थ से नहीं बना, इसमें लोगों की एक सकारात्मक इच्छा भी शामिल है, एक बेहतर जीवन जीने की। इसलिए राज्य एक मददगार साथी भी हो सकता है। उसका काम समाज की रुकावटों को, जैसे गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, मौके की कमी, इनको दूर करना है, ताकि हर व्यक्ति को अपनी काबिलियत निखारने का पूरा मौका मिले। असल में यही सच्ची आज़ादी है। ये सोच ही कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की तरफ ले गई। अब राज्य सिर्फ चौकीदार नहीं, बल्कि एक माली की तरह हो गया जो बगीचे की देखभाल करता है। तो मतलब वो जो पुराना आइडिया था कि सरकार दखल ना दे, लेजे फेयर, हाँ, उसको छोड़ दिया गया। कहा गया कि राज्य को आगे बढ़कर काम करना होगा, गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, इन समस्याओं से लड़ना होगा। स्रोत बताते हैं कि इसी दौर में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का विचार आया, यानी जिसकी आमदनी ज्यादा, उससे ज्यादा टैक्स लो और उस पैसे को आम लोगों की भलाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन वगैरह पर खर्च करो। जी हाँ। लास्की जैसे कुछ विचारक तो और आगे गए। वो कहने लगे कि जो बड़े उद्योग हैं उन पर तो सरकार का नियंत्रण होना चाहिए ताकि मुनाफा समाज में बटे। और टीएच ग्रीन का विचार भी यहाँ बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि राज्य का काम है बाधाओं को बाधित करना, हिंडरिंग द हिंड्रेंसेस। मतलब सरकार का काम है उन बाहरी मुश्किलों को हटाना जो इंसान को एक नैतिक और अच्छा जीवन जीने से रोकती हैं। जैसे अगर कोई बच्चा गरीबी के कारण पढ़ नहीं पा रहा, तो गरीबी एक बाधा है। सरकार का काम है उस बाधा को हटाना, शायद मुफ्त शिक्षा देकर। तो ग्रीन के लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ रोक टोक का न होना नहीं था, बल्कि कुछ अच्छा करने की क्षमता और साधन होना भी था, और राज्य इसमें मदद कर सकता है। ये तो काफी अलग नजरिया है शास्त्रीय उदारवाद से। लेकिन फिर यहां भी एक सवाल मन में आता है, अगर राज्य इतना कुछ करने लगेगा, उसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी, तो क्या इसके कुछ खतरे भी हैं? क्या ज्यादा सरकारी दखल हमेशा अच्छा ही होता है? इस कल्याणकारी राज्य की भी तो आलोचना हुई होगी। और सरकारी बाबुओं, मतलब नौकरशाही की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इससे व्यक्ति की निजी जिंदगी में दखल बढ़ सकता है, और एक डर रहता है कि कहीं सरकार धीरे धीरे तानाशाही की तरफ न बढ़ जाए। फ्रेडरिक हेयक जैसे अर्थशास्त्री और विचारक ने इसकी कड़ी आलोचना की, खासकर ज्यादा टैक्स लगाने और अर्थव्यवस्था में सरकारी दखल की। उनका कहना था कि इससे अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ जाती है, कंपटीशन खत्म हो जाता है, नयापन कम हो जाता है। तो ये बहस फिर से शुरू हो गई कि भाई सरकार का दखल कितना हो, कितना ठीक है, कितना ज्यादा। और लगता है इसी बहस के नतीजे में, और शायद कल्याणकारी राज्य की कुछ अपनी दिक्कतों के कारण, 20वीं सदी के आखिर में एक नई सोच आई, नव उदारवाद, न्यू लिबरलिज्म। हमारे स्रोत कहते हैं कि इसका तो नारा ही था रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट, मतलब सरकार को पीछे हटाओ, उसका रोल कम करो। हाँ, ये एक तरह से शास्त्रीय उदारवाद की वापसी थी, पर नए रूप में। नव उदारवाद मानता है कि समाज और अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अच्छा यही है कि सरकार लोगों के निजी मामलों में और खासकर आर्थिक मामलों में बिल्कुल दखल ना दे, तटस्थ रहे। रॉबर्ट नॉजिक जैसे विचारक तो वापस जॉन लॉक वाले पुलिस राज्य या न्यूनतम राज्य के विचार पर आ गए। उन्होंने कहा कि सरकार के बस 3 काम है: जीवन की रक्षा, संपत्ति की रक्षा और समझौतों को लागू करवाना। दैट्स इट। इसके अलावा सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए, न टैक्स लेकर बांटना, न उद्योग चलाना। और फ्रेडरिक हैक और मिल्टन फ्रीडमैन जैसे अर्थशास्त्रियों ने भी खुले तौर पर मुक्त बाजार, फ्री मार्केट इकोनॉमी की वकालत की। हैक मानते थे कि सरकार को सिर्फ वो काम करने चाहिए जो बाजार खुद नहीं कर सकता, जैसे कानून व्यवस्था, शायद कुछ बुनियादी ढांचा, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर करे। और फ्रीडमैन कहते थे कि सरकार का काम बिजनेस चलाना नहीं है, उसका काम है नियम बनाना और देखना कि सब नियम माने। रेगुलेटरी रोल, मतलब रेफरी की तरह, खिलाड़ी की तरह नहीं। बिल्कुल। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे सोच का पेंडुलम वापस कम से कम सरकार की तरफ गया। लेकिन इस बार तर्क थोड़े अलग थे और जोर बाजार की ताकत पर ज्यादा था। हाँ, और इसमें निजीकरण और नियमों में ढील जैसे विचारों पर बहुत जोर दिया गया। लेकिन क्या ये कहानी का अंत था? इस नव उदारवादी सोच पर भी तो सवाल उठे होंगे। इसकी भी आलोचना हुई। हाँ, बिल्कुल हुई और हो रही है। कहा गया कि ये फिर से वही पुरानी समस्या खड़ी कर रहा है, पूंजीवाद को जरूरत से ज्यादा बढ़ावा देना, जिससे आम लोग, गरीब और कमजोर तबके वो पीछे छूट जाते हैं।
ये अमीर और गरीब के बीच की खाई को और बढ़ा सकता है, क्योंकि ये सामाजिक न्याय या बराबरी जैसे मुद्दों पर उतना ध्यान नहीं देता। एक और गहरा सवाल ये उठा कि क्या ये सिद्धांत बाजार की आज़ादी को इतना ज़्यादा महत्व देता है कि वो इंसान की आज़ादी से भी ऊपर हो जाती है? क्या मुनाफे के लिए लोगों के अधिकारों या पर्यावरण की बलि चढ़ाना ठीक है? आलोचक ये भी कहते हैं कि ये सोच लोकतंत्र को कमज़ोर करती है और एक तरह के बिजनेस तंत्र को मजबूत करती है, जहां सरकारें आम लोगों की बजाय बड़े कॉरपोरेशंस की ज़्यादा सुनती हैं। तो यहाँ आकर फिर वही बुनियादी सवाल खड़ा हो जाता है कि आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय, इन दोनों में संतुलन कैसे बने। तो हमने देखा कि उदारवादी सोच के अंदर ही सरकार को लेकर कितने अलग अलग, बल्कि कह सकते हैं विपरीत विचार रहे हैं। एक तरफ लॉक का चौकीदार राज्य है जो बस दूर खड़ा है, दूसरी तरफ आधुनिक उदारवादियों का माली या डॉक्टर जैसा राज्य है जो समाज को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह सक्रिय है। और फिर नव उदारवाद है जो कहता है नहीं, सरकार को फिर से चौकीदार बन जाना चाहिए। हाँ, ये पूरी बहस असल में दो चीजों के बीच संतुलन साधने की एक अंतहीन कोशिश है। एक तरफ है व्यक्ति की आज़ादी, उसकी अपनी मर्जी, और दूसरी तरफ है एक समाज को चलाने के लिए राज्य की ज़रूरत और उसकी भूमिका। और ये संतुलन कहाँ हो, इस पर उदारवादी खुद ही एकमत नहीं रहे हैं। समय की ज़रूरतें, आर्थिक हालात, सामाजिक बदलाव, इन सब ने सोच को लगातार बदला है। कोई एक सही जवाब शायद है ही नहीं, कम से कम उदारवाद के फ्रेमवर्क में तो नहीं। तो आज हमने राज्य पर उदारवादी नजरिए के इन अलग अलग पड़ावों को समझने की कोशिश की। शास्त्रीय, आधुनिक और नव उदारवाद, उनकी मुख्य बातें क्या थीं और उन पर क्या सवाल उठे, इस पर भी हमने गौर किया। ये तो साफ है कि सरकार को कैसा होना चाहिए, इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब उदारवादी खेमे के अंदर भी नहीं है। बिल्कुल।